विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं प्री बोर्ड सीरीज का। इससे पहले हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था। जब पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया तो 3 नंबर और 4 नंबर से जुड़े हुए सवाल का अध्ययन किया। मैं उस पार्ट 1 के माध्यम से आपको एक बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप उनका अध्ययन कीजिए, व्यवस्थित अध्ययन कीजिए, मन को लगाकर आप अध्ययन कीजिए। गारंटेड उससे जुड़े हुए सवाल आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ये मैं आज कह रहा हूँ। उसके बाद में 2 नंबर से जुड़े हुए सवाल की बात ये कह रहा हूँ कि आप इन सवालों को भी बड़े शांति और इत्मीनान से देखिए। मैं मानता हूँ कि जो सारे महत्वपूर्ण सवाल है वो हम एक पेपर में नहीं दे सकते कभी भी। उसके लिए हमने अलग अलग आपके टेस्ट लिए हैं, लेकिन इनमें जो दे रहा हूँ उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ सवाल है जो 2 नंबर के लायक है। आखिर 2 नंबर का दायरा क्या होता है, उन दायरों को कवर करते हुए जो सवाल आएंगे वो हम इसमें अध्ययन करें। तो आपको सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, और ये सवाल क्या कहता है। ये आपको यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के माध्यम से सवाल करवाना चाहता है। सवाल करने से पहले आपको एल्गोरिथम थ्योरम आनी चाहिए कि हमारी एल्गोरिथम थ्योरम होती है वो क्या होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भली भांति आपको आती है। जो आर होता है हम उसका शेषफल के रूप में अध्ययन करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर ये प्रश्न नहीं आता तो दूसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, तो वो बनता है कि √2, √3 या कोई भी नंबर ये ए प्रीमिय संख्या है, ये क्यों है, इसको प्रूव करने वाला। मैं कहता हूं अगर आप पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हो तो 100% आप एक नंबर तैयारी में। अब ये एल्गोरिदम की बात कर रहा है, और एल्गोरिदम की बात कर रहा है तो आप इस चीज को भलीभांति समझ रहे हो। यहाँ 420 लिखकर यहाँ आप इसको गुणा करोगे और यहाँ से शेषफल आ जाएगा। अर्थात जो 130 को इस प्रकार नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 420 तक वो कवर चला जाए। ये जितना गुणा आएगा उसका योग करने पर यह संख्या आनी चाहिए। और आप 130 अर्थात 13 13 13 2 40 13 39 390 और फिर बच्चे 420 तो 30 हमने इधर लिख दी। ऐसी प्रक्रिया यहाँ आपको लिखनी है। 30 गुणा 4 प्लस 10, फिर ये आ जाएगा 30 और ये आ गया 10 गुणा 3 प्लस 0। आपका जो मेन मोटिव है पूर्व में शेषफल है वो कितना है 10। तो आप मुझे बताओ इसका एनसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। कई बार इससे जुड़ा हुआ सवाल थोड़ा बड़ा देने के लिए वो हो सकता है आपसे एलसीएम का मान भी पूछ ले। तो एलसीएम ज्ञात करना कोई बड़ा मैटर नहीं रहता। एलसीएम का फॉर्मूला ये होता है एलसीएम ए बी बराबर जो भी नंबर आएगा ए इंटू बी, और यहाँ एनसीएफ करके इस ए बी से आप डिवाइड कर दो। ये जो सवाल वही है, और बार बार मैं वही सवाल दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको बड़े ही सीरियस लेकर अच्छी तरीके से आप अध्ययन करने का प्रयास करो। आगे देखो, हम जानते हैं मूलों के गुणा को क्या कहते हैं, हम ये भी जानते हैं मूलों के योग को क्या कहते हैं। जब मूलों का योग आता है तो हम उसको अल्फा बीटा से पढ़ते हैं, और मूलों का गुणा आता है तो हम उसको अल्फा बीटा करते हैं। लेकिन इसको समीकरण में कन्वर्ट करना है। कम से कम 70 बच्चे इस चीज में असफल हो जाएंगे कि अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कई का अलग पैटर्न होता है, कुछ ए की वैल्यू निकालते हैं फिर बी की वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटा है और अल्फा बीटा बराबर सी बटा है। ये चीजें हम पढ़ते हैं, तब हमें ए और बी निकालने में हम व्यस्त हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। आप मुझे बताओ यह मूलों का योग कितना है, माइनस के 1/4 एक्स, और यहाँ पर मूलों का गुणा कितना है 1/4। आप मुझे बताओ इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो कि इनके नीचे 4 है, इस 4 को हमारा हटाना प्राथमिक उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। बात समझ में आएगी नहीं? ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन आए तो आपको किस प्रकार करना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा। ये सवाल हमारे कैसे भी आ सकता है। कई बार जैसे ये 1/4 1/2 है, या अनरूट में वैल्यू आ सकती है, किसी भी प्रकार से वैल्यू आ सकती है। आपको हर तरीके से तैयार होकर ये कार्य करना है। गुणात्मक दृष्टिकोण से भी आपको मजबूत होना है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी आपको मजबूत होकर हर सवाल के हर पहलू का आपको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को करना है। अब देखो, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं थोड़े के लेवल मेंटेनेंस होते हुए सवाल आएंगे। क्यों?
कि शुरुआती की जो प्रश्नावली होती है वो छोटी भी होती है, छोटी होती तो उनसे बनने वाले क्वेश्चन भी इतने डीप नहीं बनते, यानी बड़े नहीं बनते। अब इनसे धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी प्रश्नावली में ऐसे एक दो सवाल और हैं जो कभी आयु की भी बात करता है, कभी किसकी भी बात करता है। तो आप जितना हो सके उनको बेटर से बेटर अध्ययन करो, इन समीकरणों को बनाने का प्रयास करो। द्विघात समीकरण से जुड़े हुए सवाल ये कहता है, जैसे एक परीक्षा, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको नए नए सवाल और थोड़े से अलग अलग सवाल मिलेंगे। अब देखो तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए थोड़ा सा अध्ययन करना है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में दामोदर और के गणित और हिंदी के नंबरों की ये बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जो गणित के नंबर है वो कितने हैं, मान लिए x, तो हिंदी में कितने नंबर होंगे, तो हिंदी में हो गया 30 - x। अब ये कह रहा है कि गणित में उसके 2 अंक अधिक दे दें हम, ये दे दिए अधिक, और हिंदी में हम दे रहे हैं 3 अंक कम, तो ये आ गया 30 - x - 3, और इन दोनों को जब आप गुणा करोगे कितना आएगा, 210 आएगा। तो आप इसको जब आगे सरल करोगे, क्रमागत रूप से बढ़ोगे, तो कैसे हो जाएगा ये x + 2 और ये आ गया 27 - x इक्वल टू 210, और आप जब इसको आगे सरल करोगे तो ये आ गया 27x - x² और ये आ गया +54 और माइनस के 2x इक्वल टू 210, और आप इसको आगे सरल करोगे तो ये आ गया x² + 25x + 54 बराबर 210। कितना आएगा, ये 200 आएगा। अब इनको आप क्या करोगे, द्विघात समीकरण बनाकर इसको सरल करने का आपको प्रयास करना है। द्विघात समीकरण बनने के बाद में हम इसको 2-3 तरीके से सरल कर सकते हैं। आप चाहो तो इनके गुणनखंड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इनको श्रीधर आचार्य सूत्र के माध्यम से भी बड़े आसानी से आप इनको सरल कर सकते हो। आगे देखिए, ये चेक कर रहा है कि जांच कीजिए कि दिए हुए बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें इसको प्रूव करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष प्रूव करने से पहले हमें इनकी दूरी पता होनी चाहिए। अगर इनकी दूरी, दो भुजाओं की दूरी बराबर आती है तो मान के चलो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने के लिए आपको दूरी सूत्र पहले भी बताया हुआ है। जैसे आप यहाँ लिख रहे हो 6, 4 और 7 और -2, दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5(2) के होल स्क्वायर का अंडर करके, अगर आप इनको सबसे पहले a, b और c देते हो तो सबसे पहले दूरी AB की ज्ञात करनी है, फिर BC की ज्ञात करनी है, फिर CA की ज्ञात करनी है। ये तीनों दूरी ज्ञात करने के बाद में आपको चेक करना है कि वास्तव में तीनों की दूरियां में कौन कौन सी भुजाओं के मान बराबर आते हैं। अगर दो भुजाओं के मान बराबर आएंगे तो मान के चलो वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। और तीनों भुजाओं के बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों में बराबर नहीं है तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। आपको इनसे इस प्रकार सरल करने हैं। जो भी सवाल है इनके हिंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ये कह रहा है कि ये मान लो एक पेड़ है, अब अगर आंधी आती है तो पेड़ कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, और टूटने के बाद में ये सी, लेकिन मान के चलो ये जो पूरी ये क्या है, ये पेड़ की ऊंचाई है कि नहीं। अब ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 8 है। आपको लाल बट्टा काका का सूत्र का प्रयोग करना है, और आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना है, उसके बाद में ये ज्ञात करना है। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो कौन सा थीटा प्रयोग में आएगा, tan थीटा प्रयोग में आएगा, और tan थीटा में आएगा tan 30 डिग्री। और लाल बट्टा काका का प्रयोग करके आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से आपको सरल करने का प्रयास करना है। कोई कठिन वाली चीज नहीं है, आपको बस सवाल को बिंदु से बिंदु करना है। जब ये इस भुजा का मान आपको आ जाए तो आप यहाँ पर जो भी भुजा आती है वो लिख दो, और उसके बाद में आप ज्ञात करो कर्ण, कर्ण और आधार का प्रयोग करो, और आप जब कर्ण और आधार का प्रयोग करोगे तो ये सूत्र आ जाता है। आता नहीं आता, अगर आप चाहो तो लंब और कर्ण का भी प्रयोग कर सकते हो, ये sin थीटा है कि नहीं है, ये लंब और कर्ण, ये देखो। और इस प्रकार आपको इन सवालों को करना है। कोई भी सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, हमने जब दिया है तो आपको मैं हर प्रश्न का छोटा छोटा क्लू देता हूँ ताकि आपको कभी समस्या नहीं आए। इस प्रकार का सवाल हमने बहुत बार किया है। जब भी ये सवाल करते हो रचना से संबंधित, सबसे पहले त्रिभुज की बात करता है तो हमारा टारगेट ये रहता है कि जैसे जैसे प्रश्न बोले कि त्रिभुज ए बी का मान दे रखा है, BC का मान दे रखा है, कोण ए का मान दे रखा है, तो आपको क्या करना है, AB और BC के छोटे से त्रिभुज की रचना करनी है। रचना करने के बाद में उसका संगत त्रिभुज बनाना है। अब देखो आपको जो भुजाएं बनानी, जैसे मान लो आपने ये त्रिभुज बना दिया, उसके बाद में न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। यहाँ प्रकार रखकर आपको
4 चाप खींचने हैं। अब 3/4 है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, तो आखिरी बिंदु से आपको इसको मिलाकर इनकी संगत चाप बनाते हुए आपको इस प्रकार इनकी रेखाएं खींचनी और त्रिभुज का निर्माण करना। बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले भी कराया है। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप उसके माध्यम से कर सकते हो। छोटा सा हिंट इसलिए दे रहे हैं कि कई बच्चों की समस्या आती है कि इसकी शुरुआत कैसे किया जाए, तो आप इसको देखकर इस प्रकार सवाल को कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, उदाहरण में पहले भी करवाया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान देकर करना भी चाहिए। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। जब 2 सकेंद्रीय वृत्त है उनकी त्रिज्याओं की बात कर रहा है, और त्रिज्याओं की जब बात कर रहा है तो कितनी कितनी कर रहा है, ये कह रहा है जैसे देखो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि जो भी दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज की त्रिज्या 1 है, ठीक है। त्रिज्या 1 होने के बाद में ये क्या कह रहा है, आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। अब इस जीवा की लंबाई ज्ञात करने से पहले आपको पता है ये भी एक त्रिज्या होती है, ये भी एक त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या दे रहा 3 और ये दे रहा 5। आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसका मान ज्ञात कर सकते हो, और जब इसका मान ज्ञात करोगे तो ये ऑटोमेटिक डबल आ जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से जब ज्ञात करोगे तो दोनों मान कितने कितने आएंगे, 4 आएंगे। आप एक बार ट्राई करना, ये कर्ण आएगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय से आप सरल करोगे तो ये कर्ण आ जाएगा और ये लंब आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आधार। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वर्ष से सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सारे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सरल होते हैं। आप इनको समय देकर अच्छे से व्यवस्थित होकर सवाल को करने का छोटा सा प्रयास करना। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, अगर घड़ी के मिनट की सुई की 21 सेंटीमीटर लंबाई की बात कर रहा है तो मान के चलो ये हमारे को त्रिज्या दे रहा है, त्रिज्या कितनी है, 21 है। अब कह रहा है कि सुई द्वारा 10 मिनट में रचित कोण, कितने मिनट में, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती कि नहीं बनाती। जब 360 डिग्री का कोण बनाती है तो एक सुई 1 मिनट में, जब मिनट की बात कर रहा है ना, ये मिनट में रचित 10 मिनट में, तो मिनट वाली सुई 12 पर आने के बाद वापस 12 आने में कितना समय लगाती है, 1 घंटा। आप इसको काटोगे तो कितना डिग्री आएगा, 6 डिग्री। मेरे कहने का मतलब है कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 मिनट का। अब इससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। थीटा का मान 60 होगा और आर का मान हमें 21 दे रखा है, पाई का मान पहले ही आपको पता होगा 22/7 होता है। अब इस फॉर्मूले में रखना, इसका कंप्लीट मान आ जाएगा। कोई भी ज़्यादा डीप सवाल नहीं है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप उस वीडियो से अच्छा देखकर इसको सरल कर सकते हो। पूर्व में भी हमने अलग अलग बताया, ये आपको हिंट दे रहे हैं ताकि आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। अगला सवाल बहुत अच्छा है, ये 3 गोलों की बात कर रहा है और उनके आयतन की भी बात कर रहा है। पिघलाने की जब भी बात आती है आयतन की बात होती है। गोले का आयतन ये होता है, ये पहले गोले का, ये दूसरे गोले का और ये तीसरे गोले का, और ये कंप्लीट गोले का जो हमारे का निर्माण होगा। अब देखो 4/3 पाई को आप बाहर ले लो, ये सब में आ रहा है, इनसे ये कट जाएगा। अब हमारे R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब, और ये बन जाएगा बड़ा होकर R क्यूब। अब ये 2 रह रहा, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और सॉरी 4 की घात 3 और 6 की घात 3। इन सब को आप क्यूब निकाल कर जोड़कर इन कंप्लीट एक साथ पैकेज में आप इनका क्यूब निकालना, इस त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई नया इशू नहीं है। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार अपनी कॉपी में कीजिए ताकि आपको पता चले। आगे सवाल है, ये कह रहा है ठोस अर्धगोला है। जब भी हम अर्धगोला बनाते हैं ऐसा बनाते हैं, अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, ये मान लिया शंकु खड़ा है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठोस का आयतन पाई पदों। तो ये आयतन की बात कर रहा है, तो अर्धगोले का आयतन आप जानते हो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ये होता है और इसका आयतन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, सबका मान ये एक एक बता रहा है।
तो आप 2/3 ये पाई मान लो और ये 1/3 इसको भी पाई मान लो। 3 लघुत्तम आ जाएंगे आपके, 2 + 1 ये भी पाई ये भी पाई, तो 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया, क्षेत्रफल कितना आया पाई। बहुत अच्छा सवाल है, कई जने कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि सवाल को हमें कैसे करना है, किसका क्षेत्रफल कैसे बनना है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको देखकर करने का प्रयास करना। हमने वही सवाल ढूंढे हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं आपको लगे कि वास्तव में ये सवाल परीक्षा में आने के लायक है। अगर आने के लायक नहीं होता तो हम आपको परेशान भी नहीं करते, क्यों बार बार वीडियो बनाकर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता। ऐसी कोई इच्छा शक्ति वाली बात नहीं होती है, एक मेहनत की बात होती है। आप अच्छा प्रयास कर रहे हो, जब आप अच्छा प्रयास कर रहे हो तो हमारी भी एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि आपका हम बराबर सहयोग करें। और उसके बाद में आखिरी सवाल है, उससे पहले ये सवाल है, 2 पासे एक बार एक साथ फेंके जाते हैं। आपको सबसे पहले जब प्रायिकता की बात आती है तो आपको प्रायिकता का सूत्र आना चाहिए, संभावित घटना बटावा क्या होता है कुल घटना। अब ये बात कर रहा है कि पासों का योग 10 होना चाहिए, तो पासों का योग का मैंने पहले भी बताया, जब 10 होता है एक तो 5-5 होता है, एक 6-4 होता है, एक 4-6 होता है, उसके अलावा 3-7 होता है, लेकिन 7 कभी भी पासे में नहीं आता है। इसके अलावा कोई कंडीशन बनती नहीं है, तो आपके संभावित घटना कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3, और कुल घटना टोटल कितनी होती है 36। आपके पास का योग 10 की भी बात कर रहा है, तो कई बार 11 की भी बात कर सकता है, 12 की भी बात कर सकता है, 8 की भी बात कर सकता है, 7 की भी बात कर सकता है, 6 की भी बात कर सकता है। तो पासे की हर कंडीशन आपको आनी चाहिए, कंडीशन आएगी तभी ये सवाल होंगे। अगर आपको इनकी कंडीशनें छोटी छोटी पता नहीं होगी तो आप कभी भी क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में पग विचलन विधि के माध्यम से सवाल करना है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपको पग विचलन का सवाल सूत्र आना चाहिए, a + सिग्मा fi और ui बटा सिग्मा f आना चाहिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और ये fi ui बटा सिग्मा f। अब u कैसे निकालते हैं, u निकालने के लिए आपको एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा और उसमें हम अंतराल का भाग देते हैं। जब बार बार आप अंतराल का भाग दोगे तो आप कल्पित माध्य आसानी से निकाल सकते हो, और कल्पित माध्य निकालकर आप इसको इस वैल्यू में रखिए। माध्य से जुड़ा हुआ सवाल आपकी परीक्षा में पक्का आएगा, आपको ध्यान रखना है। हमने इतना पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद में जिस प्रश्नावली का सवाल ले रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्नावली से और सवाल कौन सा बन सकता है, किस प्रकार का बन सकता है। जैसे ये सवाल है, घड़ी की मिनट की सुई क्षेत्रफल ज्ञात करवाने वाला है, इसमें घोड़े से जुड़ा हुआ सवाल भी बनता है जो क्षेत्रफल को कवर करता है। और भी बहुत सारे एरिया क्वेश्चन बनते हैं, जो जैसे ये एरिया ज्ञात करवाता है इतनी जगह में। तो उन चीज़ों से बनने वाले, वर्तखंड से बनने वाले, त्रिज्याखंड से बनने वाले अच्छे अच्छे सवाल हमारे माइंड में होने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप प्रश्नावली पढ़ते हो, प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, इस प्रश्नावली में से कितने कितने नंबर के सवाल आएंगे और कितने कितने नंबर के सवाल आएंगे और हमें कितना आता है, और हम कितने सवाल इसमें आने के बाद में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि परीक्षा में जब सवाल आए और हम कोई भी तरीके से कर नहीं पाए, हमारे समझ में भी नहीं आए। इस प्री बोर्ड का देने का मतलब है कि बार बार हम वीडियो दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें देने का अर्थ ये है कि आपको कहीं ना कहीं हिंट देकर, रूबरू होकर, ताकि आपको पता चले कि हम कहीं ना कहीं आपके निश्चित रूप से सहयोग के लिए एक्टिव है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप नए देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन चीज़ का आप लगातार ध्यान नहीं रहे हो, और जब सब्सक्राइब बढ़ते नहीं, लाइक नहीं बढ़ते, तो कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होते हैं। हाँ, देखने में कमी नहीं होती है, बहुत अच्छा वीडियो देखते हैं बच्चे, अधिकतम से अधिकतम वीडियो देख रहे हैं, भले कम देख रहे हैं लेकिन वो समय दे रहे हैं। लेकिन लाइक सब्सक्राइब से जुड़ी हुई चीज़ें होती है ताकि बड़े लोगों तक हमारी बात पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों तक जा नहीं पाएंगे। एक रोक हो जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, उसके बाद में हमें एक निश्चित सीमा के साथ बंधा रहना पड़ता है। आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।